हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें। आज बड़ी हलचल बिहार की सियासत में देखने को मिलेंगी। बिहार आएंगे तेलंगाना के सीएम, यानी कि पटना आने वाले हैं के चंद्रशेखर राव। सीएम नीतीश कुमार से केसीआर मुलाकात करेंगे और शहीद के परिजनों से भी मुलाकात होगी। गलवान शहीद के परिजनों से मिलेंगे केसीआर और कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का चेक सौंपा जाएगा। तो पटना में आज बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने आज तेलंगाना के सीएम यानी कि के चंद्रशेखर राव राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और एक कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे, जिसमें गलवान घाटी के तमाम शहीदों के परिजनों से उनकी मुलाकात होगी और 10 लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा जाएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर जेडीयू बेहद उत्साहित है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केसीआर के आने से जेडीयू काफी ज्यादा उत्साहित है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि देश स्तर पर हमारे नेता को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खोजा जा रहा है। एक उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं और मैंने देखा है कि अभी जो हमारे महागठबंधन की सरकार बनी है और महागठबंधन को लेकर इतने सारे लोगों जगह से पत्र आ रही है, प्रशंसा पत्र आ रही है, बधाई लोग दे रहे हैं। कई स्टेट के लीडर ने पत्र लिखा है। हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हमारे पास भी बहुत सारे पत्र आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र आया है फोन से। उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा भी है कि कई राज्य के लोग जो है उनसे संपर्क स्थापित किया है और लोगों ने डिमांड किया है आने का। और उधर केसीआर के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा है कि केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये तमाम बातें लिखी हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि टीआरएस भी आरजेडी की तरह भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवाद की पार्टी है और तेलंगाना में जनाधार वो खो चुकी है। केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता का एक ताजा कॉमेडी शो है। टीआरएस भी आरजेडी की तरह ही भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवाद की पार्टी है और तेलंगाना में जनाधार खो चुके हैं के चंद्रशेखर राव। और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट में उनकी शराब पीने की पुष्टि कर दी गई है। मामला करीब 1 महीने पहले का है, जब पटना के अटल पथ पर कुछ लोगों से बहस करते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया था। तब उन पर शराब पीने का आरोप लगा था, लेकिन तब देवेश कुमार ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच नहीं कराई थी। लेकिन ब्लड सैंपल की जांच में शराब पीने की पुष्टि कर दी गई है। लेकिन देवेश कुमार ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से सरकार इसमें रुचि ले रही है और ये पूरा पूर्व निर्धारित सुनियोजित एक षड्यंत्र है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, लेकिन कानून के दायरे में जो भी काम हो सकता है। और अगली खबर कटिहार से, जहां 6 रोहिंग्या लड़कियों के साथ 2 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लड़कियां बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से भागकर आई। उन्होंने 2 दलाल जम्मू कश्मीर लेकर जा रहे थे और रेलवे इंटेलिजेंस के इनपुट पर पुलिस ने उन्हें संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार रेल आईवी के निर्देश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कटिहार रेल थाना की तस्वीर है और ये जो 6 लड़की पकड़ी गई है और इनके साथ जो तथाकथित जो शब्द कहा जा रहा है, इन दोनों का जो दलाल शब्द कहा जा रहा है, ये लोग पकड़े गए हैं। और इसमें बड़ी बात ये है कि ये जो लड़की है, ये जो 6 लड़की के बारे में बताया जा रहा है, ये लोग बांग्लादेश कैंप से भाग कर आई है और फिलहाल में ये लोग रिफ्यूजी कैंप से भाग कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे के जो अधिकारी है, इंटेलिजेंस की टीम है, इस रैकेट को खंगालने में जुटी है। एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि सीमांचल एक्सप्रेस पे ये लड़की लोग आ रही थी और इन लोगों को जो अन्य प्रदेश तक पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बड़ा रैकेट का खुलासा है और ये जो सभी लड़की है, जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आया है, ये लोग रोहिंग्या है और इन लोगों के फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच चल रहा है। आपको बताते चले, ये जो कटिहार का इलाका है, ये रेल थाना के माध्यम से जो इस इलाके से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं अधिकारियों के प्रारंभिक जांच से बात करें। सर एक मिनट सर क्या पाए सर?
सर क्या पाए अभी प्राथमिक जांच क्या मिला? अभी जांच कर रहे हैं। अच्छा, कुछ विदेशी नागरिक है ये लोग, इस तरह का कुछ बात आया है? ऐसे तो पता चल रहा है। अभी दलाल भी है सर इसके सर? अभी पता नहीं है, अभी पूछताछ करके पता। सर परिचय सर का परिचय? मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ। तो निश्चित तौर पर काफी प्रारंभिक दौर है और रेलवे इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि ये जो जांच है ये प्रारंभिक दौर में है और इसके बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर रोहतास से, जहां दो अपराधी ज्वेलरी की दुकान में घुसकर जेवर से भरे 2 बैग लेकर फरार हो गए। घटना काराकाट के गोरारी बाजार की है। दुकानदार ने बताया कि आज तीज है और कई ग्राहकों ने गहने की डिमांड की थी जो एक बैग में रखे हुए थे और इसी दौरान अपराधी वहां पर पहुंचे और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागने के दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हथियार भी लहराए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुखिया, सरपंच, नेता सब। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद अपराधी बेखौफ हो गए हैं और उनमें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं रहा। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और ये मनोबल बढ़ने का कारण है कि जब सरकार में ही उसके संरक्षक, उसके आका बैठे हों। भ्रष्टाचारी और अपराधी जब जब सत्ता में भागीदारी किया है, इन दोनों का मनोबल बढ़ा है। और देखिए, विश्व बैंक की एक टीम ने पटना में जल संसाधन मंत्री यानी कि संजय झा से मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ के खतरे को कम करने और नदी पानी के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा की गई। वर्ल्ड बैंक की टीम ने इन मामलों में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक की जानकारी ली है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि नेपाल में भी वर्ल्ड बैंक से बाढ़ से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाती है और ऐसे में जब बाढ़ से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम होता है तो इसका सीधा फायदा बिहार को मिलेगा। विश्व बैंक की जो टीम आई थी, कौन सी टीम थी, किस लिए आई थी और क्या वजह था? बेसिकली विश्व बैंक जो है, आपको पता है जब कुसहा में हुआ था, जब टूटा था वहाँ पर, उसके बाद तो शुरू में 2-3 साल बिहार सरकार काम की, फिर बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक को इंगेज किया इसमें। और कुसहा के बाद जो कोसी एरिया पूरा है वहाँ पर इस पर बांध, उस सब का रिस्टोरेशन का काम एक फेज में, और बाद में आपको पता है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर पटना में बना या फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है बीरपुर में, तो ये सारा काम विश्व बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू बन रहा है। तो उसी का एक डिटेल, उनका एक फीडबैक लेने के लिए उनका टीम आज आया हुआ था। नेपाल में भी विश्व बैंक एडवाइस करता है, लगा रहता है, और हमारे यहाँ भी काम करता है। तो क्या कुछ कोऑर्डिनेशन एक ये भी हो कि भाई आप बैक चैनल क्या और हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वो भी मैंने उनसे चर्चा की। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर विश्व बैंक नेपाल से भी फ्लड को लेकर चर्चा करता है, भारत सरकार से भी चर्चा होती है, आप लोग से भी होती है? इनफॉर्मली ही बात ये हो सकती है क्योंकि ये 2 कंट्री की बात है डिप्लोमेटिक चैनल से, लेकिन वहाँ भी वो काम करते हैं, जा करके एडवाइस करते हैं चीज़ों पर। और दोनों कंट्री के, दोनों बिहार के और नेपाल के इंटरेस्ट में है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन, जो हम लोग हमेशा हर एक फोरम पर इस बात को उठाते रहता है। लेकिन आज जो आने का पर्पस उनका था वो लार्जली ये था कि जो उन्होंने काम किया है उसका एक असेसमेंट के लिए, जो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में हेल्प किया वो, और नॉन स्ट्रक्चर जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर या फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, इस सब पर जो काम चल रहा है या उसका अनुभव कैसा है, या हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो प्रिडिक्शन करते हैं। अब बात झारखंड की सियासत की। झारखंड की राजनीति ने नई करवट ली है। झारखंड के सत्ताधारी विधायकों को कल चार्टर्ड विमान से रायपुर ले जाया गया। विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है, जहां उनकी रात कहीं कटी और ये विधायक और नेता अगले कुछ दिन तक यहीं पर रहेंगे। खबर है कि आज सीएम हेमंत सोरेन भी रायपुर पहुंचेंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन भी
पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों से नदी में नहीं नहाने की अपील की गई है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप नदी किनारे ना जाएं, घाटों पर ना जाएं। इस वक्त आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम तरह के दिशा निर्देश डीएम ने अधिकारियों को भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां तेजी से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और खबर हाजीपुर से, जहां जहरीली शराब से 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने राघोपुर के दियारावर्ती तेरसिया में स्पीड बोट के सहारे छापेमारी की, जहां से 8000 किलो अर्धनिर्मित शराब और 70 लीटर तैयार चुलाई शराब को बरामद कर नष्ट कर लिया गया है। यहां केले की खेती की आड़ में शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा में बम फटने से 3 युवक जख्मी हो गए हैं। घटना कादरगंज थाना क्षेत्र की जमुआवा पटवा सराय के पास की बताई जा रही है। बताया गया कि तीनों युवक बम लेकर बाइक से जा रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक पलट गई और उस पर सवार युवक जख्मी हो गए। एक युवक की हालत गंभीर है और सभी युवक मिर्जापुर मोहल्ले के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मधुबनी में ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों जवान लदनिया थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में नेपाल बॉर्डर के पास ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान वो जमीन पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही एक स्कॉर्पियो ने जवान को रौंद डाला। घटना के पीछे किसी तस्कर गिरोह के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मृतक जवान देवराज शर्मा हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले के रहने वाले थे। 2 जवान जो है अपनी ड्यूटी के क्रम में जा रहे थे अपने पोस्ट पे और उसी दरमियान में इनको एक मोटरसाइकिल तेज़ी से जाता हुआ दिखा। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश में उस मोटरसाइकिल ने जो है इनको धक्का मारते हुए और वो जो है मोटरसाइकिल भी गिर गई और वो जो मोटरसाइकिल पे व्यक्ति था वो भाग गया। पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो आ रही थी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी तेज़ी से आ रही थी और ये जो जवान थे वो गिर गए थे मोटरसाइकिल के धक्का लगने से। उसके ऊपर वो तेज़ी से जा रहे थे, उसी में वो चढ़ाते हुए एक हमारे जवान पे, एसएसबी के जवान पे, और भाग गई। और राजधानी पटना की गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने पीड़िता की वकील के अनुरोध पर बिहार के एडवोकेट जनरल को इस मामले की जांच करने की बात कही है। एसआईटी की टीम को रिवाइज करने को कहा है। दरअसल पीड़िता के वकील ने कहा है कि इस मामले में जांच कर रही एसआईटी के कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है और इसीलिए टीम को रिवाइज किया जाए। इस मामले में रिमांड होम की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद महिला विकास मंच ने समाज कल्याण विभाग पर बड़े सवाल खड़े करते हुए विभाग की भूमिका की जांच कराने का अनुरोध सरकार से किया है। हमने अपनी तरफ से हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया जो दागी ऑफिसर जो एसआईटी टीम में थी उनके बारे में कोर्ट को अवगत कराया गया कि 4-5 महिला ऑफिसर जो हैं वो पहले से सस्पेंडेड रही, डिसमिसल रही, प्रोसीडिंग चली, तो उन टाइप के। तो इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देश दिया है महाधिवक्ता को कि इसे देखा जाए, वेरीफाई कि अगर एक भी ऑफिसर्स हैं तो क्यों ना इसको रिवाइज किया जाए। हमने भी पिटीशन दायर किया था, इंटरवेनर थे हम इस केस के, तो उस नाते महिला विकास मंच की एक छोटी सी जीत हासिल हुई कि जो हमें झुठलाया जा रहा था हम झूठे नहीं साबित हुए। हमने कार्य किया है, हमने 300 बच्चियों की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी जिसमें फर्स्ट स्टेज पे हम सफल हुए। वहीं अपने राज्य और अपने देश का मान सम्मान ऊंचा करने की चाहत लिए सहरसा का मोहम्मद अरबाज अंसारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे। हालांकि तेजस्वी ने उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, फिर भी तेजस्वी से उम्मीद है कि वो इनकी मदद जरूर करेंगे। दरअसल मोहम्मद अरबाज
पैरा एथलीट्स हैं और अब तक उसने अपने दम पर देश के कई राज्यों में पैरा एथलीट्स बैडमिंटन चैंपियन में ब्रॉन्ज, सिल्वर समेत कई मेडल जीतकर बिहार का मान वो बढ़ा चुके हैं और अब उनकी चाहत है कि वो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में जाकर अपना लोहा मनवाएं। बस इसके लिए उसे एक इंडोनेशियन कोच की जरूरत है, जिसके लिए वो बिहार सरकार खासकर तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाना चाहते हैं। अरबाज ने बताया कि उसका सिलेक्शन टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में हो चुका है और अगर इसकी थोड़ी मदद तेजस्वी यादव कर दे तो ये देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज अंसारी है। मैं सहरसा ज़िले से रहने वाला हूँ। मैं पैरा बैडमिंटन एथलीट हूँ। मेरा पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग मेंस डबल्स में 3 है और मेंस सिंगल्स में 11 है। मैं इसलिए यहाँ पे तेजस्वी सर के घर पे आया हूँ मिलने के लिए उनसे, ताकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेरा सिलेक्शन हो गया 2022 के लिए, जो कि 1 नवंबर से टोक्यो में जापान में होने वाला है। मैं इतना ही सरकार से चाहता हूँ ताकि मुझे वो एक इंडोनेशियन कोच हायर करके दे, इंटरनेशनल कोच, पर्सनल कोच, ताकि मैं अपने देश के लिए और मेडल पक्का कर सकूँ। और खबर भोजपुर के बड़हरा से, जहां महुली गंगा घाट पर पुलिस ने 2 हिरण तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। हिरण तस्कर नाव से हिरण को लेकर जा रहे थे और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों हिरण तस्करों को धर दबोचा। हिरण और गिरफ्तार तस्करों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। हिरण तस्कर हिरण को नाव से यूपी ले जाने के फिराक में थे। जैसे कि संदेश से ले जा रहा था जी महुली घाट पर। अच्छा। महुली घाट पर चौकीदार को सिन्हा को पता चला तो ये चौकीदार को भेजे के बाद वहाँ से बरामद करके थाना में ला कर रखे। थाना में लाने के बाद ये वन विभाग को सूचना दिए। जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं, हिरण को भी जब्त करके ले जा रहे हैं। और कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार हुए रानू यादव और दूसरा अजीत सिंह। और चलिए अब आपको एक अहम और जरूरी खबर बता दें। बिहार में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने 5 नदियों से बालू निकालने पर रॉयल्टी बढ़ा दी है। सोन, किऊल, चानन और मोरहर नदी से बालू निकालना अब महंगा हो जाएगा। इन नदियों से बालू निकालने पर रॉयल्टी दुगनी कर दी गई है। पहले का रेट 75 रुपए CFT था, जो अब बढ़ाकर 150 रुपए CFT कर दिया गया है। बिहार में आने वाले दिनों में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस फैसले के तहत बिहार में जो 5 नदियां हैं वहां पर बालू के खनन में रॉयल्टी जो है वो दोगुनी कर दी गई है। अब तक सभी नदियों से रॉयल्टी 75 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से वसूली जा रही थी, लेकिन अब रॉयल्टी की दर जो है वह 5 नदियों में बढ़ा दी गई है। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार जो 5 नदियां हैं वहां अब 150 रुपये रॉयल्टी प्रति घन मीटर वसूली जाएगी। हालांकि बाकी की जो नदियां हैं वहां पर पहले की तरह 75 रुपये प्रति घन मीटर की रॉयल्टी ली जाएगी। और निश्चित तौर पर ये जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार अब तक जो बालू की कीमत लोग दे रहे थे उसमें अब उन्हें कीमत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर रॉयल्टी की दर बढ़ेगी, जाहिर सी बात है 5 नदियों में रॉयल्टी की दर अगर बढ़ाई जाती है तो वैसे में जो अभी की कीमत है उससे कीमत में बढ़ोतरी होनी तय है। क्योंकि अगर बालू खनन में ही रॉयल्टी की दर अधिक ली जाएगी तो जो बालू खनन के कार्य में लगे हुए लोग हैं या बालू बेचने वाले लोग हैं वह रॉयल्टी की जो कीमत में अधिक उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भरपाई बालू की कीमत बढ़ाकर करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा अगर होता है तो वह एक बड़ा झटका होगा बिहार के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर हजारीबाग से, जहां कोर्ट ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड में 3 महीने की सजा सुनाई और इस मामले में 7 और दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। साथ ही निजी मुचलके पर इन सभी को तुरंत बेल भी दिया गया। यह घटना 29 अगस्त 2016 में गोला में हुई थी, जहां IPL कंपनी बंद कराने के लिए ममता देवी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। विधायक ममता देवी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और जिस तरह से माननीय न्यायालय द्वारा मुझे 3 माह की सजा सुनाई गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस संबंध में मैं माननीय न्यायालय में अपील करूंगी।
और खबर गोड्डा से, जहां पुलिस ने बड़ी दुर्गा मंदिर में मूर्ति विखंडित करने वाले आरोपी संजय शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर गोड्डा पुलिस की विशेष टीम ने संजय शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी संजय पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। जो इसने घटना के टाइम जो पहने हुए कपड़े तो अपने घर में रखे हुए थे, फिर उसको थाना में लाने के बाद पूछताछ किया, बोला कि मेरे घर में कपड़े रखे हुए हैं। जाकर उन कपड़ों को जब बरामद किया गया तो कपड़ों में सिंदूर लगा हुआ था। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।